हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। एंड आज हम करने वाले हैं क्विज 2 के लिए मैथ्स 2 का सेट नंबर 3। एंड इसके बाद में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक सेट और पक्का लेकर आऊँगी, ठीक है। बाकी अभी तो मैंने आपको इस बार तो मैंने 3 सेट्स दे ही दिए हैं। क्विज 1 में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं 2 ही सेट दे पाई, बट इस बार पक्का पक्का 3 सेट्स आ गए हैं आप लोगों के पास में। और सेट 4 का मैंने एक्चुअली पता है क्या सोचा है कि हम अगर लाइव में करें तो ठीक है। तो अगर आप लोगों में से मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ सेट 4 भी आए और लाइव में अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि ठीक है हम लाइव में कर सकते हैं सेट नंबर 4। तो क्या होगा ना कि हम साथ-साथ में सॉल्व करेंगे एंड उसमें आपके कोई भी डाउट होंगे क्वेश्चन में एट इंस्टेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ एक बार करने का कि लाइव में ट्राई करते हैं कैसा होता है। एंड आप लोग मुझे बाकी कमेंट्स में बता देना। और बाकी अपडेट्स के लिए एंड पीडीएफ्स क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दीजिए। मैं जो भी वीडियो आने वाली होती है या तो उसी दिन बता देती हूँ या उसके एक दिन पहले बता देती हूँ जो भी वीडियो के बारे में होता है। तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स एंड मिलती रहेगी एंड आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसकी, तो वहाँ से जाकर एंड जॉइन कर लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये मतलब मैं जो पीवाईक्यूज़ प्लस कंसेप्ट की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा उससे। बात ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर देखो क्वेश्चन का कंसेप्ट तो आपने 2 सेट्स में देखा ही होगा कि वो सेम मतलब ऐसे सेम सेम ही चल रहे हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो नए उठ के आ जाते हैं तो उसमें हमें नया पता चल जाता है, राइट? तो ये बात है। तो इसलिए मैंने इस बार 3 सेट करा दिया ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो सके हमारे, ठीक है? और फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मेरी तरफ से मतलब वो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे कमी रह रही है, यू कैन इम्प्रूव ऑन दिस साइड। और जो भी मेरा प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पे इम्प्रूव करूँगी। एंड पिछली बार एक वीडियो पे कमेंट आया था कि वॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो इस बार मैंने ट्राई किया है कुछ डिफरेंट, तो बताना कि ये वाली ऑडियो क्वालिटी बेटर है या फिर अब इससे भी और मतलब एडवांस में जाऊँ मैं। तो वो भी आप लोग मुझे बताना। और अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वीडियो देख के चले जाओ और मैं भी ऐसे मतलब ठीक है तुम वीडियो देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए बोल ही रही हूँ। तो बस वो वाली बात हो गई ना कि तुम वीडियो देख रहे हो, बस वीडियो देख ली फिर उसके बाद में कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वीडियो देखी भी काम की नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी ये जो सीरीज़ है वो हेल्प कर रही है दूसरों को। एंड या अब हम स्टार्ट करते हैं, अब पक्का स्टार्ट करते हैं, अब बातें नहीं करते हैं, तो चलो। First question is let A be a this matrix and transformation is from R square to R. The linear transformation given by T x comma y is equal to trace of a trace क्या होता है sum of eigenvalues या sum of diagonal values. Recall that the trace of the matrix is the sum of its diagonal elements, the one going from top left to bottom right. Which one of the following statement is true? T is injective but not surjective. T is surjective but not injective. T is an isomorphism. T is neither injective nor subjective. तो अब यहाँ T हमारा इंजेक्टिव तो हो नहीं सकता। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है हमारा 1 to 1। अब क्यों नहीं हो सकता, ये लास्ट 2 सेट में ना मतलब ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब तो पता चल जाना चाहिए कि इंजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 डिमेंशन से 1 डिमेंशन में जा रही है। मतलब इधर हमारे पास में 2 इनपुट हमने डाला बट आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। मतलब इन दोनों इनपुट का हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। और 1 to 1 कहता है कि जितने भी इनपुट डालो उसके यूनिक एंड डिफरेंट आउटपुट मिलने चाहिए, कोई भी 2 इनपुट के सेम आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। पर यहाँ पे तो हमें सेम मिल रहा है, तो ये हमारा 1 to 1 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर आपको इस ट्रेस से भी चेक करना है, मतलब मानो इससे समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसने कहा है कि ट्रेस ऑफ ए के इक्वल है हमारा एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई की अगर मैं वैल्यूज लाइक देखो, अगर मैं ट्रेस से निकालना चाहती हूँ तो मैं एक्स कॉमा वाई 2,3 ले लेती हूँ, तब भी मेरे पास जो ट्रेस आ रहा है मतलब एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 डाल दी और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाल दी, तो जो मेरा ट्रेस आ रहा है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ट्रेस। और अगर मैं ट्रेस 3, मैं अगर 3 एक्स की वैल्यू डाल रही हूँ वाई 2 की वैल्यू डाल रही हूँ, तभी मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मतलब मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है दोनों इनपुट के लिए, ठीक है। 2,3 डालू 3,2 डालू, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए वो मेरा इंजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। इंजेक्टिव नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब दोनों बाइजेक्टिव हो, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो, तो आइसोमॉर्फिज्म वाला भी कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा डोमेन एंड को डोमेन है, तो को डोमेन की हमारी सारी प्री इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए हमारे डोमेन के अंदर। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में ही जा रहा है, तो रियल नंबर में सारे कवर हो जाएंगे और जो भी आउटपुट होगा यहाँ पे इस रियल नंबर का, इसकी हमें सारी प्री इमेजेस हमारे इस आर स्क्वायर वाले रियल नंबर में मिल जाएगी। तो सब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑन टू वाले फंक्शन में उसकी सारी जो को डोमेन जो भी होगा उसकी हमें सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी हमारे डोमेन के अंदर। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So the next question is, two vector spaces are said to be isomorphic if we define an isomorphism from one to another. Which of the following vector spaces is or are isomorphic to R square? अब isomorphic to R square मतलब जो भी हमारा स्पेस दिया हुआ है वो R square की तरह, मतलब वो 2 डिमेंशनल होना चाहिए। अगर वो 2 डिमेंशनल है तो उसकी डायमेंशन हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 डायमेंशन होना चाहिए वो स्पेस का। तो अब यहाँ पे जितने भी हमारे V1 V2 V3 V4 V5 दिए हुए, हम इसमें चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारे जो ये है वेक्टर्स वो 2 डिमेंशनल है। जो भी 2 डिमेंशनल होंगे वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे वो, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड हमारा आर क्यूब में मतलब 3D स्पेस में लाई करता है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है।
तो हमें एक कंडीशन दे दी है और आर क्यूब है मतलब उसकी 3 डिमेंशन है। तो अब क्या होता है ना कि जब भी हम एक इक्वेशन डाल देते हैं वो हमारे डायमेंशन को 1 से कम कर देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि पहले तो हमारे पास में एक्स, वाई, ज़ेड तीनों फ्रीली मूव कर रहे थे, बट जैसे ही एक कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसमें हम किसी 2 को फिक्स रख देते हैं और एक जो हमारा है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। क्योंकि वो एक फ्रीली मूव क्यों नहीं कर पाता है? अगर मैंने एक्स और वाई को फिक्स रख दिया, ठीक है? तो एक्स और वाई ज़ेड के कॉम्बिनेशन में हम ज़ेड को ऐसे लिख सकते हैं ना -x ऑफ -y, राइट? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई एक इक्वेशन डाल देते हैं तो एक्स, वाई और ज़ेड जो हमारे हैं, पहले तो वो 3D स्पेस में आराम से 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस में घूम रहे थे, बट अगर मैं किसी 2 को फिक्स कर देती हूँ कि वो ज़ेड के इक्वल हो जाएगा, या एक्स को मैं फिक्स कर देती हूँ कि वो वाई और ज़ेड के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा जो एक वो ऐसा पॉइंट हो जाता है ना कि वो कैंसिल हो जाता है कि वहाँ वो मूव नहीं कर पाएगा। वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है, हमारी जो इक्वेशन है ना वो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, और हम सारे के सारे फ्री वेरिएबल्स जो हमारे एक्स, वाई, ज़ेड है ना, हम तीनों को तो चूज़ कर ही नहीं सकते। उसमें से हम किसी 2 को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट एक तो कोई ऐसा होगा जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा, उसको हम बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकते और वो हमारा फिक्स ही माना जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आर क्यूब हमारी 3 डिमेंशनल थी, बट एक इक्वेशन आ गई तो उसमें से एक माइनस हो गया, तो हमारा डिमेंशन कितना हो जाएगा इस इक्वेशन की वजह से? तो 3 - 1 करेंगे तो ये हमारा 2 डिमेंशन हो जाएगी स्पेस में, ठीक है? तो ये स्पेस में जब देखा जाएगा ये हमारा 2 डिमेंशन में होगा बिकॉज़ ऑफ दिस वन इक्वेशन, ठीक है? तो ये वाला हमारा ऑप्शन आइसोमॉर्फिक हो गया आर स्क्वायर से, क्योंकि इसकी 2 डिमेंशनल हो गई। नेक्स्ट चेक करते हैं स्पैन ऑफ 1 0 1 1 1 0 एंड 0 1 1। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे? इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी ये जो तीनों वेक्टर्स हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे एंड फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगा के और देखेंगे कि कितनी रोज़ को हम 0 बना सकते हैं, और मैक्सिमम जो रोज़ हमारी 0 बन जाएगी, और फिर रैंक को निकाल देंगे, तो जितनी उसकी रैंक आएगी वही उसकी डिमेंशन होगी। तो लेट्स डू इट। तो देखो हमारे पास में हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? 1 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हमारी मैट्रिक्स बनी। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी। अब सेकंड रो से मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है, जितने मैक्सिमम एलिमेंट्स मैं 0 बना सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी ना कि रो 2 को मैं माइनस कर दूंगी रो 1 से, ठीक है? तो रो 2 को मैं -1, -1, -1 -1, 0, 1। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 - 1 0 1 माइनस ऑफ 0 1 1 - 1, यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा 1 माइनस ऑफ 1 यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है? डन। यहाँ पे हमारी आ गई। तो नई मैट्रिक्स हमारी क्या बनी? सेकंड रो में हमारा दो एलिमेंट 0 है, तो 1 0 1 0 1 0 और 0 1 1। अब हमें थर्ड रो में जितने एलिमेंट्स मैं 0 बना सकती हूँ उतने बनाऊंगी। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, सेकंड एलिमेंट को अगर मुझे 0 बनाना है तो 1 - 1 ही करना पड़ेगा, तो वापस R3 - R2 कर देंगे। R3 - R2 करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा? 0 0 एंड 2, ठीक है? 0 0 2 आएगा। और एक सेकंड, मैंने गलती कर दी है एक। देखो ये अभी दिखा है 1 1 0 है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 1 1 1 ले लिया है। तो ये यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, ना कि 0। तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, तब हमारा ये यहाँ पे 0 0 2 आ रहा है, ठीक है? तो अब हम दोनों रोज देख रहे हैं, दोनों में तीनों रोज हमारी नॉन जीरो एलिमेंट्स में है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देखते हैं तो कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है। तो जो हमारा इसका रैंक होगी वो 3 हो गया, और अगर रैंक 3 है तो इसकी डिमेंशन कितनी है हमारे पास में? 3 है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 3 डिमेंशनल है, हमें तो 2 डिमेंशनल देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन B3 ABCD A प्लस B इक्वल टू 0 एंड C प्लस D इक्वल टू 0 ABCD बिलोंग्स टू R। ओके, तो हमारे पास में टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 4 वेरिएबल्स हैं, और इक्वेशंस कितनी है हमारे पास में? A प्लस बी और C प्लस डी, दो इक्वेशंस है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारी? 2 से रिड्यूस हो जाएगी हमारी डायमेंशन, क्योंकि 4 तो वेरिएबल्स है। तो टोटल वेरिएबल्स हमारे पास में 4 है, पर इक्वेशंस हमारी 2 है, तो 2 इक्वेशन से हमारी 2 वेरिएबल्स मतलब जो रैंक डायमेंशन है वो 2 माइनस हो जाएगी हमारी। तो इसमें हमारा हो जाएगा 4 - 2, तो इसकी भी हमारी जो डायमेंशन आई है वो आर स्क्वायर ही आई है, मतलब ये 2 डिमेंशनल में ही है, तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू आर क्यूब ax इक्वल टू 0 वेयर a इज दिस, ठीक है? तो ये हमारी नल स्पेस वाली हमें दी गई है, ठीक है? तो नल स्पेस वाली दी हुई है, तो यहाँ पे भी वापस आपको जो इक्विवेलेंट फॉर्म लगा के इसको रिड्यूस करके हमें देखना पड़ेगा। तो देखो 2 में से -1 का अगर मैं करूँगी, ठीक है? तो इसको मेरे को 0 बनाना है, तो इसको मैं 0 कैसे बनाऊँगी? तो अगर मैं 2 माइनस, अच्छा देखो, रो 1 - 2 रो 2 कर दूँगी, है ना? तो ये 0 बन जाएगा। तो 2 - 2, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। सेकंड अगर मैं देखूँ तो -1 इंटू -14, माइनस ऑफ -14, तो ये हमारा 13 आ जाएगा, प्लस का 13, मतलब ये हमारा एक ही 0 होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब मेरे को इसको 0 बनाना है, तो इसको मैं कैसे 0 बनाऊँगी? 0 थी, और मतलब इसको तो मैं 0 बना ही नहीं सकती, तो मेरे पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी रहेगी? 3 की 3 ही रहेगी। अब ये हमारी नल स्पेस है, तो नल स्पेस में हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स? तो हम निकालते हैं हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस द रैंक, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस द रैंक, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास में कितने हैं? 3 है, और रैंक भी हमारे पास में कितनी है? तो हमारे पास में जो नलिटी आई है वो 0 आई है, मतलब ये इसके डिमेंशन है, उसमें डायमेंशन लेस है हमारे ये नलिटी वाला, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। V5 इज द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा, अब इसमें भी कॉलम वाला है, तो कॉलम वाले में तो आप वो कॉलम वाला लगा दो कि V1 अगर V2 के स्केलर मल्टीपल का हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, बट अगर उसके स्केलर मल्टीपल में नहीं हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे मेरा 0 बन जाए। अच्छा सॉरी, अपन तो वो कॉलम्स वाला लगा रहे हैं ना, हाँ, तो 5, -3 गलत लिख रही हूँ आज मैं सब। आई एम सो सॉरी।
देखो 5 एंड कॉमा 2 तो ये मल्टीपल है क्या हमारे -3 और 1 के, तो यहाँ से जो मेरी 5 और 2 यहाँ से -3 लैम्डा और लैम्डा एक जगह लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में 2 आई है और यहाँ पे तो 5 इज इक्वल टू -3 लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास -5/3 आई, दोनों लैम्डा की अलग अलग वैल्यू आई है, मतलब ये दोनों कॉलम्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारी इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक 2 है तो इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 डायमेंशन, तो V5 भी हमारा कॉलम स्पेस में आइसोमॉर्फिक है आर स्क्वायर के। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो इस वीडियो में मैं ये इतनी एडिटिंग इस बार नहीं होगी, तो ध्यान रखना एडिटिंग मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं करवाऊंगी, एज इट इज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो डाल दूंगी, तो जो गलतियाँ हो रही है ना तो उसे प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m कॉमा n। अच्छा, जरूरी है क्या कि जो हमारी रैंक हम निकाले वो मिनिमम ही हो m और n की? ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो हमारी रैंक होनी चाहिए वो मिनिमम, मतलब मिनिमम से रैंक हमारी जो होनी चाहिए वो मिनिमम से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मिनिमम ऑफ a कॉमा b m कॉमा n है ना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स, हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बताने फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m और n। तो जरूरी है क्या कि जो हमारी रैंक आए वो मिनिमम, मतलब इक्वल ही हो उस मिनिमम के? जरूरी नहीं है, वो एटमोस्ट मिनिमम हो सकती है बट मिनिमम से भी कम जा सकती है। जब मैं बात कर रही हूँ एटमोस्ट की, तो एटमोस्ट से भी कम जा सकती है, मिनिमम के एटमोस्ट से भी कम जा सकती है। तो हमारा जो रैंक का जो लगता है फॉर्मूला, इट इज लेस दैन इक्वल टू द मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है। मिनिमम भी हो सकती है और मिनिमम से कम भी हो सकती है हमारी रैंक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम ही हो, ठीक है, पर इसने लिखा है मिनिमम ही होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नलिटी ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। तो अब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाती है? जब हमारा उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो नॉन इन्वर्टिबल कहला देती है। तो हाँ, हमारी जो भी नल स्पेस होती है वो जीरो वेक्टर ही कंटेन करती है, तो अगर जीरो वेक्टर कंटेन करती है तो उसकी नलिटी क्या होगी, उसमें जीरो होगी, और उसमें फ्री वेरिएबल है ही नहीं ना, तो हमारी जो स्पेस हमारा हो जाएगा वो x इक्वल टू जीरो होता है, तभी वो हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Next, for a matrix A of dimensions m cross n, the row space of A is same as the column space of A। ये जरूरी नहीं है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कि हमारा जो रो स्पेस हो वो सेम हो कॉलम स्पेस के भी। ऐसा सिर्फ होता है जब ही होता है जब हमारी जो मैट्रिसेस है या तो वो सिमेट्रिक हो, ठीक है, या हमारी दोनों जो कहते हैं ना कि आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड देयर, कि m और n हमारा इक्वल आ जाता है, जब वो मैं कह रही हूँ कि वो क्या कहते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी हो सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता है, जब हमारी दोनों मैट्रिक्सेस का अगर हम m और n ले रहे हैं और m और n यहाँ पे बताया नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो अब हम उसके बेसिस पे कैसे कह दें कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स उसकी डायमेंशन m क्रॉस n है तो वो रो स्पेस और कॉलम स्पेस दोनों का सेम होगा। उन दोनों का अलग भी हो सकता है क्योंकि रो स्पेस तो हमारा r की पावर n हो जाएगा और कॉलम स्पेस हमारा r की पावर m हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकते जब तक हमारे m और n इक्वल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, इफ A and B are square matrices of order n such that rank of AB is equal to n, then both the A and B must be invertible। अच्छा, तो अगर हमारी रैंक दी हुई हमारी ए बी की कि वो ए बी की रैंक हमारे पास में क्या है, ए एन है, तो मतलब ए और बी हमारी फुल रैंक है, ए और बी की हमारी फुल रैंक है, तो मतलब दोनों हमारे इन्वर्टिबल है। अगर फुल रैंक आती है तो मतलब वो इन्वर्टिबल है। तो ये हो जाता है ना कि अगर दोनों इन्वर्टिबल है तो ए और बी तो जरूरी हो गया ना, तो ये इन्वर्टिबल होनी चाहिए। अगर दोनों इन्वर्टिबल है तो ऑफकोर्स बात भी सही है कि ए और बी इन्वर्टिबल ही होंगे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। Okay, so the next question is, let T be a transformation R square to R square be a linear transformation such that A is a matrix representation of T with respect to the ordered basis for the domain and standard ordered basis for the codomain. Which of the following matrix representation represent the matrix representation of T with respect to the standard ordered basis for both domain and codomain? दोनों domain and codomain के लिए हमें बताना है। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स को उसकी बेसिस चेंज करते हैं तो उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ऑफकोर्स वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए हमें एक बेसिस में दिया हुआ है तो हमें उसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, द मैट्रिक्स इज गिवन, द मैट्रिक्स इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, द डोमेन बेसिस। तो डोमेन बेसिस हमारे पास में क्या है, डोमेन बेसिस वी हैव 1,1 एंड 1,-1, ठीक है। एंड को डोमेन बेसिस में वी हैव, को डोमेन बेसिस हमारा स्टैंडर्ड बेसिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस भी है ये हमारा, सो इट इज़ 1,0 एंड 0,1, ठीक है। तो हमारी जो डोमेन बेसिस है हम उसको मान लेते हैं कि हमारा बी है, हम इसको लेट कर देते हैं कि जो भी हमारी मैट्रिक्स बेसिस हो जाएगी, जो भी हम बी मानेंगे, मतलब जो बेसिस की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी डोमेन के लिए वो हमारी बी कहलाएगी, ठीक है। तो बी हमारा क्या मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा बेसिस हो जाएगा 1,
1 1 एंड -1, ठीक है। और हम ए मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है कि वो मैट्रिक्स टी की है जो हमारे गिवन बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें दी गई है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 0 1 2। अभी ए मैंने क्वेश्चन में से लिए, ये मत सोचना कहाँ से ले आई। ए हमें ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमें टी के रिस्पेक्ट में हमें जो दिया हुआ था ना बेसिस में मैट्रिक्स, वो वाला लिया है हमने ए को, ठीक है। तो अब हमें इसे स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो अब ए को अगर स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। द फॉर्मूला इज, ट्रांसफॉर्मेशन को हमें स्टैंडर्ड में बनाना है तो टी ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इनवर्स। ए इंटू बी इनवर्स, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स ए है उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड बेसिस में, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब बी इनवर्स कैसे निकालते हैं सबको पता ही होगा। बी इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू adjoint ऑफ बी। वो ए इतना बोल के ना वो ए की आदत हो गई, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो अभी इनवर्स पहले निकाले थे, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, सारा रब हो रहा है तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो हमारे पास में बी क्या था? बी हमारे पास में था 1, 10 कहाँ गया, 1 1 1 एंड -1 हमारा बी था। तो इसका जब मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा, अब एडजॉइंट ए निकालने का बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। अगर 2+2 मैट्रिक्स होती है तो एडजॉइंट ऐसे निकल जाता है डी माइनस सी और ए, इस फॉर्मूले में डालो एडजॉइंट आ जाएगा। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट तो सबको आता ही है ना, ठीक है। तो बी इनवर्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो 1 -2। यहाँ पे डी माइनस बी, डी क्या है हमारा -1 है, माइनस बी, बी हमारा यहाँ पे 1 है तो ये -1 बन जाएगा, सी भी हमारा +1 है तो ये -1 बन जाएगा, ए हमारा 1 है तो 1 जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में। तो हमारी जो बी इनवर्स मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 1/2 1/2 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बी इनवर्स। अब मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ, सिर्फ बी इनवर्स ही लिख देते हैं हम ताकि स्पेस मिल जाए। तो बी इनवर्स हमें मिल गई क्या, 1/2 1/2 1/2 एंड -1/2, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो टी ऑफ स्टैंडर्ड वाले में। तो टी ऑफ स्टैंडर्ड वाला हमारा क्या फॉर्मूला था कि अगर हमें ए को स्टैंडर्ड बेसिस में कन्वर्ट करना है तो इट इज नथिंग बट ए इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स मैट्रिक्स हमने निकाल दिए, ए हमारे पास में है क्या है 3 0 1 2 इंटू बी इनवर्स हमने अभी निकाल दिया 1/2 1/2 1/2 एंड -1/2। तो हमारा जो टी स्टैंडर्ड बनेगा वो क्या आएगा हमारे पास में, आई होप सबको मल्टीप्लाई करना आता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 1 एंड -1। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो 2 1 1 -1 ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी निकालने का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई है। अब यहाँ पे हमारे पास में मैट्रिक्स भी है, तो जो भी मैट्रिक्स है उसको उससे मल्टीप्लाई करवा दो एक्स कॉमा वाई से। तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 2 1 1 एंड -1 और एक्स कॉमा वाई से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो 2x हो जाएगा यहाँ से प्लस वाई और एक हो जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, 2x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ टी। रैंक वापस से रैंक आ गई, रैंक पीछा ही नहीं छोड़ रही है भाई, मतलब रैंक तो निकालनी पड़ेगी, इतनी रैंक निकाल रहे हैं ना। तो चलो टी की रैंक निकालते हैं हम। तो टी हमारे पास में क्या था, टी हमारे पास में है 2 1 1 एंड -1। अब मुझे कुछ ऐसा देखना है, या तो रो वाले में से कर लेते हैं हम, हाँ कि रो 1 क्या स्केलर मल्टीपल है क्या, रो कॉलम 1 कॉलम वाइज वाला कर लेते हैं कि क्या कॉलम 1 हमारा स्केलर मल्टीपल है क्या कॉलम 2 के। तो हम देख लेते हैं। तो 2, 1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 1, -1। तो यहाँ से 2, 1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आ गया। तो यहाँ से एक जगह तो लैम्डा की वैल्यू 2 मिल रही है और एक जगह मेरे को लैम्डा की वैल्यू -1 मिल रही है। मतलब ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है कॉलम्स, और डिपेंडेंट नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट है। और नंबर ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं वो देखने होते हैं, वही रैंक होती है। तो इसमें नॉन इंडिपेंडेंट कितने हैं, नॉन इंडिपेंडेंट हमारे पास में 2 है कॉलम्स, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रैंक क्या आ गई, 2 आ गई, सिंपल। व्हाट इज द नलिटी ऑफ टी। नलिटी का फॉर्मूला आपको रटे जाना चाहिए, मतलब मैं तीनों सेट में ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिर भी अगर तुम्हारा गलत हो जाता है ना बहुत गलत बात है, ठीक है। और अगर गलत होगा भी ना तो कैसे होगा कि तुमने रैंक गलत निकाल दी है, ठीक है। तो रैंक निकालना अच्छे से आ जाना चाहिए, या तो रो एक्विवेलेंट फॉर्म यूज कर लो, और रो एक्विवेलेंट फॉर्म 3, मैट्रिक्स के लिए ज़्यादा यूज होता है। 2, 2 मैट्रिक्स है तो आप इजीली कॉलम वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला, कि इसमें चेक कर ले कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या वो एक स्केलर मल्टीपल है क्या इसकी, नहीं है तो बस स्केलर मल्टीपल नहीं है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है, हमारी दोनों रोज इंडिपेंडेंट है, तो जितनी भी कॉलम्स हो जाएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। एंड मैं बार बार कॉलम्स में रोज का बोल देती हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं बोलती बोलती गड़बड़ कर देती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो नलिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस द रैंक। अब इसमें कॉलम्स हमारे पास में 2 है और रैंक भी हमारे पास में 2, तो नलिटी हमारे पास में 0 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Okay, so the next question is, if A and B are square matrices of order n, determine whether the given statements are true or false. The given sub-questions are independent of each other. They have been grouped together because they are related to the concept of similar matrices. Okay, if A and B are similar matrices, then A transpose and B transpose, A transpose है, ठीक है, A transpose and B transpose are similar matrices. अच्छा, तो हमारी जो similar matrices होती है, कब हम उसे कोई भी दो matrices होती है, हम उसे कब similar कहते हैं? जब उसका जो B, हमारी जो कोई भी matrix एक B है, वो उसके एक कोई भी matrix P के inverse होगी और A into P कर देगी, तब हम कहते हैं कि हमारी जो एक दोनों मैट्रिक्सेस है वो सिमिलर है और पी यहाँ पे हमारी क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और ए बी और पी हमारी एक मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर की है, ठीक है। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी क्या सिमिलर होंगे, तब हम क्या करते हैं ना, इसी फॉर्मूले में दोनों साइड में ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी का ट्रांसपोज, ठीक है। नाउ तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये पी इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड इंटू पी ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे तो पी ट्रांसपोज है ही हमारे साथ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर हमें बी पी इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो पी इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा पी ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो बी ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, पी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज। तो क्या ये हमारे फॉर्मूले में ऐसे ही आ रहा है, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो बी इक्वल टू पी इनवर्स, पी का इनवर्स आ रहा है और ए पी आ रहा है, बस उसमें ट्रांसपोज है। तो हाँ बिल्कुल, जो अब ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस होती है तो उनका ट्रांसपोज भी जो होता है वो सिमिलर ही होता है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी हैव द सेम रैंक दे आर सिमिलर। अब यहाँ पे सिमिलर की बात आ रही है, ना कि इक्विवेलेंट की। तो जब भी सिमिलर की बात आती है तो हम सिर्फ रैंक के बेसिस पे उसे नहीं कह सकते कि ये दोनों सिमिलर है, हम उसकी आइगन वैल्यूज भी चेक करते हैं। आइगन वैल्यूज जब भी आइगन वैल्यूज सेम आती है तब हम कह देते हैं कि हाँ हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमिलर है। बट जब मैं बात करती हूँ कि मैं रैंक के बेसिस पे सिमिलैरिटी डिफाइन कर सकती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बट अगर मैं कह रही हूँ, पहले से बता रही हूँ कि मेरी ए और बी मैट्रिसेस सिमिलर है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ तब उसकी रैंक सेम हो सकती है। बट मैं इसकी बेसिस पे नहीं कह सकती हूँ कि अगर इन दोनों मैट्रिक्सेस से रैंक सेम है तो मतलब वो दोनों सिमिलर मैट्रिसेस है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर भी देख लें, ठीक है, हमारा अगर सिमिलर में मैं देखती हूँ तो रैंक इसकी सेम, रैंक सेम वाला कोई ऑप्शन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1001 और एक भी हम ले लेते हैं 0100, ठीक है। तो अब हमारा सिमिलर होने के लिए मैट्रिसेस का पहले तो उसकी आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसका ट्रेस सेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसकी रैंक हमारे पास में 2 ही आएगी, दोनों की रैंक हमारे पास में 2 है, बट जब मैं इसका ट्रेस लेती हूँ तो इसमें हमारा जो ट्रेस आ रहा है वो ए का 2 आ रहा है और इसमें बी का जो ट्रेस आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसमें तो ट्रेस ही इक्वल नहीं है, बट इसकी रैंक तो सेम है। तो क्या हम इसे सिमिलर कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए हमारी जो सिमिलर मैट्रिसेस जब हम डिफाइन कर देते हैं कि ए और बी हमारा सिमिलर है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ उनकी रैंक सेम होगी। बट अगर मुझसे कोई ये कहे कि दोनों की रैंक सेम है और वो सिमिलर मैट्रिसेस, फिर हो जाएगी क्या कि अगर रैंक सेम है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे लिख देती हूँ, याद रखना सिमिलर कह रही हूँ तो मतलब उसकी रैंक सेम होगी। मैंने पहले से ही तुम्हें डिफाइन कर दिया कि ए और बी सिमिलर है, तब मैं कह दूंगी कि हाँ उसकी रैंक सेम है। बट अगर मैंने बोल दिया कि उसकी रैंक सेम है, तब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि दोनों मैट्रिसेस सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल याद रखना और यहाँ पे ऑप्शन फॉल्स हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So the next question is, let W is equal to span of 110 minus 110. The projection of 123 on W is ABC. Based on the above data, answer the given sub questions. Find the value of A, find the value of B, and find the value of C. हमें प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, राइट। अब हमें बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे ना, हमें वेक्टर दिया हुआ है 1 2 3, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, वेक्टर हमारे पास में क्या है, वेक्टर हमारे पास में है 1 2 एंड 3, ये हमारा वी वेक्टर हो गया, ठीक है। इसमें सबस्पेस हमें W दिया हुआ है, उसका स्पैन क्या है, तो स्पैन ऑफ, यहाँ पे W1 जो है हमारा वो है 110, ठीक है, और W2 है हमारा, W2 वेक्टर है हमारा -110, ठीक है। ये हमारा स्पैन हो गया, ये हमारा W1 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसका, वी वेक्टर का W पे। हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है वी वेक्टर का W पे। तो पहले हम प्रोजेक्शन फाइंड करने से पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों हमारे जो वेक्टर्स है वो क्या ऑर्थोगोनल है। अब हम ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करते हैं, या तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आता है तो वो 1 है, और नहीं तो इन सबका मैग्नीट्यूड ले लो, अगर मैग्नीट्यूड बना रहा है तभी हम कहेंगे दोनों मैट्रिसेस, दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट चेक किया था और वो 0 के इक्वल ही आ रहा था, तो मैंने मान लिया कि हाँ ये आप चेक भी कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके, मैंने चेक करा था इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल ही है हमारे। अब अगर ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला करते थे ऑर्थोगोनल बेसिस वाला, तो यूज प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑर्थोगोनल बेसिस,
अब कंफ्यूज ना होना कि ऑर्थोनॉर्मल लिख रही है कहीं पर, ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल बोल रही है। ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल आर बोथ द सेम थिंग ओनली, ठीक है। उन दोनों का नाम अलग अलग है बट दोनों है एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ W ऑन V वेक्टर इज नथिंग बट सम करना है। सम कितने का करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में दो वेक्टर्स है ना, तो दोनों का सम में हमें करवाना होगा किसका, V वेक्टर इंटू W अपॉन W1 इंटू WI इंटू WI का वेक्टर, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब हम हर एक वेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले मैं W1 वेक्टर के लिए कर देती हूँ। तो ये हमारे पास में 110 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार कि 110 ही है ना, हाँ ये देखो 110 है। पहले हम W1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो W1 के लिए यहाँ पे हमारे पास में 110 है। तो और V वेक्टर हमारे पास में क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है। तो पहले W1 इंटू वी डॉट प्रोडक्ट करवा दो, W1 इंटू वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम कराएंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 तो ये हमारे पास में 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं W1 इन डॉट W1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊंगी तो मेरे पास 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे से जो हमारा प्रोजेक्शन W ऑफ वी बार ये जो बना है 1 का, वो आया है 3/2। अभी सम नहीं करा है, सम भी लेना है, W2 का भी करके फिर इसमें ऐड करवा देंगे। पहले ही मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, तो 32110 प्लस W2 का निकाल लेते हैं। तो W2 हमारे पास में है -110 था, -110। तो इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगी W2 वेक्टर का इंटू V वेक्टर से, -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू 1 इज 2। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 ही आएगा। और जब मैं W2 वेक्टर दोनों W2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराऊंगी तो मेरे पास -1 का स्क्वायर 1 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये देखो इसका बन जाएगा हमारे पास में 1/2 और यहाँ पे -110। अब इनको आप कंपोनेंट वाइज ऐड करवा दीजिए। कंपोनेंट वाइज कैसे ऐड कराएंगे, 3/2 -1/2 3/2 प्लस 1/2 कॉमा 3/2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट वाइज हमने इसको ऐड कराया। 3 - 1 2 तो ये 1, यहाँ पे 3 + 1 2 सॉरी 4 4/2 इज 2 और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्शन आई है 1 2 0, ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू उसने बोला था कि जो प्रोजेक्शन बी का है हमारा वेक्टर 1 2 3 का है, और डब्ल्यू पे जो उसका प्रोजेक्शन है वो ए बी सी के इक्वल है। तो हमारा क्या आया है 1 2 और 0 आया है। ये किसके इक्वल है, हमारा ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे वैल्यूज कंपेयर कर लो। ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 1 आई है, बी की वैल्यू हमारे पास में 2 आई है और सी की वैल्यू हमारे पास में 0 आई है, ठीक है। Next question is, if the dimension of W is P and that of the its orthogonal complement is Q, find the value of P square plus Q square। अच्छा, तो हमारी कोई भी एक W हमारी जो सबस्पेस है उसकी जो सबस्पेस होगा वो R की पावर n की सबस्पेस होगा, मतलब या तो वो 2 डिमेंशनल हो सकती है, 3 डिमेंशनल हो सकती है, ठीक है। तो उसका जो हम डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन किसके इक्वल आ जाता है, हमारा जो टोटल डायमेंशन होती है उसकी पूरी वेक्टर स्पेस की, उसके तो हमारा जो डायमेंशन W का होगा प्लस जो डायमेंशन उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ होल वेक्टर स्पेस। और हमारा जो n है वो किसके इक्वल है, p प्लस q के, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डायमेंशन w की दी हुई है वो p दी हुई है और डायमेंशन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की जो दी हुई है वो q दी हुई है, ठीक है। तो p प्लस q के इक्वल होगा। अब डायमेंशन w का कैसे निकालेंगे, तो आपके पास में w पड़ा है, तो अब आप जब इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे 110 को और -110 को, तो यहाँ से आपको रैंक किसकी मिल जाएगी, और जो रैंक होगी वही इसका क्या कहते हैं डायमेंशन होगा। तो इसकी रैंक आपके पास 2 आएगी, तो इसका जो डायमेंशन हमारा w का आएगा, तो डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू p। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की तो वैल्यू अब कैसे निकलेगी नहीं पता ना, तो हम यहाँ से जो टोटल नंबर वेक्टर्स है हमारे सबस्पेस में कितना उसकी डायमेंशन है वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे दोनों सबस्पेस में वेक्टर्स दिए हुए इसके पास में 3 कंपोनेंट्स है। अगर 3 कंपोनेंट्स है तो इसका जो हमारा सबस्पेस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 3 डिमेंशनल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी वो भी 3 आ जाएगी, क्योंकि हर एक हमारा जो वेक्टर कंपोनेंट है उसमें 3 3 है और 3 3 है, तो उसमें हमारा जो सबस्पेस हो जाएगी वो 3 डिमेंशनल में हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर p की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अगर p और n की आ गई तो हम q की निकाल लेते हैं। तो यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये बस सॉल्व करना है, p प्लस क्यू इक्वल टू n वाला। अब हमें इससे क्वेश्चन ने पूछा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालो, तो p का स्क्वायर करेंगे तो 4 और q का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 प्लस 1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड 5 इज आंसर। ये तो सिंपल था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the columns of the matrix A defined below are orthonormal. A is equal to this. Find the value of A, B and C. अब A हमारा यहाँ दिया हुआ है, B ये है, C ये है, ओके। अब हमें पहले ही बता दिया कि ऑर्थोनॉर्मल है। अब कोई भी हम डिफाइन करते हैं कि हमारी जो कॉलम्स है वो ऑर्थोनॉर्मल कब होते हैं, या तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है कॉलम्स का, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, या हर जो कॉलम ईच जो भी कॉलम का पेयर होता है, 2 कॉलम का पेयर ले लो, जैसे एक ये कॉलम का पेयर ले लिया और एक कॉलम का, तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो मैं ए फाइंड करने के लिए क्या करूंगी ना, इसका जो मेरा वेक्टर 1 है, कॉलम 1 का वेक्टर है, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगी और उसको 1 के इक्वल कर दूंगी, और 1 ए तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स डू इट, इसको करते हैं यार।
तो यहाँ से हमारे पास में 1/a का हम पूरा इसको 1/a, और यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 2, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो यहाँ से 1/a अंडर रूट में चला जाएगा, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज़ 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 1/a अंडर रूट में 4 4 8 एंड 9 आ गया, अंडर रूट में 9 आया मतलब 3, तो यहाँ पे a इंटू 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3/a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ रहा है, तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। तो a की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास में, a की वैल्यू हो गई हमारे पास में 3, हमारा आंसर हो गया। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू सिंपल से निकल सकती है कि मैं अगर इन दोनों कॉलम के वेक्टर स्पेसेस को एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 0 के इक्वल आना चाहिए, हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास में b के जो वैल्यू है वो हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1/a हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो वो मत भूलना करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में हम यूज़ कर लेंगे कि हमारा 1/3, a की वैल्यू अब 3 आ गई तो 3 लिख दो, 1 2 2 इंटू 1/3 डॉट प्रोडक्ट करवाना है, हाँ 1/3 वेक्टर हमारा यहाँ हो जाएगा -2 -1 और b। ठीक है, ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से मैं 1/3 तो बाहर ही ले लेती हूँ पूरा, क्योंकि 1/3 इंटू 1/3 1/9 है। ठीक है, तो 1/9 मैंने बाहर ले लिया और इन दोनों कंपोनेंट वाइज इसका डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू -1 इज -2 ओनली, 2 इंटू b इज +2 भी हो जाएगा हमारा, वो 0 के इक्वल। यहाँ से मैं 9 को भेजूंगी तो वहाँ 0 हो जाएगा, तो -2 -2 -4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो 2b की वैल्यू है वो 4 है, तो b की वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास में 2 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है ये तो क्वेश्चन तो एकदम। अब c की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास में 2 आई थी, तो b का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब c की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सेम वैसे ही करोगे कि यहाँ पे आप इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवा दो, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड को, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे हमारे पास में b की भी वैल्यू, इन दोनों को कॉलम का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, जो भी उसको 0 के इक्वल रख दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि c की क्या वैल्यू है, और प्लीज सॉल्व कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करूँगी तो हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी, और अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो इट इज गुड, क्योंकि प्रैक्टिस होती जा रही है साथ साथ में, सिर्फ वीडियो ही देख नहीं रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी भी साथ साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a transpose into a plus a into a transpose is equal to k of i, where k is a scalar matrix and I is the identity matrix, find the value of k। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल है हमारी, ये मैट्रिक्स हमें पता है, तो यहाँ पे इसने हमें दिया हुआ है कि जो a ट्रांसपोज और a है और a into a ट्रांसपोज है हमारा, वो k of i के इक्वल है। अब हमारी ऑर्थोनॉर्मल की ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हमारा जो a ट्रांसपोज इनटू a है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कहते थे कि जो हमारा a ट्रांसपोज है वो a इनवर्स के इक्वल है। तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो a इंटू a ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, यहाँ तो i के, और यहाँ पे भी a इंटू a ट्रांसपोज है, ये भी i के, तो यहाँ पे हमारा ki हो गया, तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू ki हो गया। यहाँ से एक i से एक i कट कर दो, तो i से हमारा k क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया। सिंपल, यहाँ पे हमें ऊपर दिया हुआ था कि वो मैट्रिक्स ऑलरेडी वो है, क्या कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल, तो हमने ऑर्थोनॉर्मल वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली कि a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और सी का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे प्लीज, और जिसका भी करेक्ट होगा मैं बता दूंगी हाँ भाई सही है तुम्हारा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 3 आल्सो, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहती हूँ जो भी है, और जो भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है एग्जाम से पहले ही मुझसे पूछ लो, अच्छा रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ वो भी करो, प्लस ये जो पीवाईक्यूज के सेट है इन्हें बस देखो मत, ये देखने के बाद भले तुम एक बार खुद अपने बिना देखे, मतलब अब देख लिया ना एक बार, तो क्या करो अब वापस से खुद सॉल्व कर लो। तो टेलीग्राम पे तुम्हें प्लेन पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी आंसर नहीं आएगा तो चल जाएगा, तुम्हें एक बार वापस देख लोगे। ठीक है, बट एग्जाम में अगर आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, तो इसलिए अभी सॉल्व कर लो। जो आंसर नहीं आ रहा है उसे वापस चेक करो, कहाँ पे तुमने गलती करी, क्या नहीं समझ आया, और अगर कुछ ऐसा है कि जो वीडियो में ही तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, तो तुम मुझसे प्लीज़ टेलीग्राम पे या फिर कमेंट्स में पूछ लेना। एंड या और सेट नंबर 4 का मुझे बता देना कि लाइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी सोच लूँगी। ठीक है, अगर लाइव करना होगा तो मैं फ्राइडे को मैं लाइव रखूँगी सेशन, और उसका मैं टेलीग्राम पे पोल डालूँगी कितने बजे तुम्हें लाइव चाहिए। तो पहले मुझे ये बताना तुम्हें लाइव करवाना है या नहीं करवाना है सेट नंबर 4। अगर वो लाइव नहीं होगा तो फिर सेट नंबर 4 का तो ठीक है। और बाकी इंग्लिश का मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें 2 या 1 सेट तो प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा पता चल जाए कि पेपर किस पैटर्न का आने वाला है। तो इंग्लिश का भी आई एम ट्राइंग, एंड बाकी देखते हैं। एंड या कीप स्टडिंग, बाय।